हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोडिंग कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 16th लेक्चर है। और आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यूज़, इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट्स एंड कितना एफिशिएंट कोड तुम लिख सकते हो। ठीक है, अपने ब्रूट फोर्स कोड को तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्सो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर और जब तुम अपना कोड लिखते हो और उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो तुमसे पूछेगा एट द एंड ऑफ द डे कि तुम्हारी कोड की कितने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये टर्म्स थोड़ी फैंसी लग सकती हैं क्योंकि अगर तुम बिल्कुल बिगनर और स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें कुछ नर्वस होने वाली बात नहीं है। ऑल्सो आज हम उतना कोड नहीं करेंगे, आज के लेक्चर में हम बस देखेंगे कैसे अपने कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और ये होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ, तो समझ लेते हैं पहले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो सबसे पहले वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि है क्या। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे जो लॉजिक है, जो तुमने कोड लिखा है, जो तुमने एल्गोरिथम लिखी है, उसको एक्चुअल कितने सेकंड्स लग रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्चुअल सेकंड्स, कितना टाइम लग रहा है। तो फिर क्या, अच्छा ये क्यों नहीं होता। देखो, जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्चुअल सेकंड्स या एक्चुअल टाइम इसलिए मेजर नहीं करती क्योंकि तुम्हें ऐसे समझो कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम है सेम एल्गोरिथम है। ठीक है, बट पहली वाली एल्गोरिथम तुम्हारी विंडोज़ पे चल रही है जो कि लेट से विंडो 7 है। ठीक है, और जो यही सेम एल्गो तुम्हारी मैक पे चल रही है। डिफरेंट मशीन है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, हो सकता है कि जो तुम्हारी एल्गोरिथम है इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, वहीं पे जो तुम्हारी एल्गोरिथम, जो तुमने सेम एल्गोरिथम मैक पे चलाई है, ठीक है, वो बहुत लेस टाइम ले ले क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू विंडोज जो कि विंडो 7 है। ठीक है, ऑल्सो एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है, मशीन्स अलग हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। एल्गोरिथम सेम है बट एक्चुअल जो सेकेंड्स है, जो टाइम है, वो डिफरेंट हो सकता है। दैट्स वाई इसको मेजर करने के लिए कि कितन तुम्हारे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना वो इनपुट साइज के बेस पे कितना टाइम ले रही है कोड को एग्जीक्यूट करने में, इसलिए हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा कि एक्चुअल टाइम का मतलब है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम सेकंड्स गिन रहे हो कि कितने सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होता। अब चलते हैं होता क्या समझते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ये मेजर करके कि तुम्हारे एल्गोरिथम का कितना टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रही है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ इनपुट। मतलब जितना तुम्हारा इनपुट बढ़ रहा है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी वेरी वेरी कर रही है। ठीक है, अब समझते हैं इन डेप्थ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें नीड पड़ी। तो देखो, सबसे पहले ये बात है कि अगर तुम्हारे पास दो एल्गोरिथम है, ठीक है, एल्गोरिथम ए एंड एल्गोरिथम बी। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम ए है वो थोड़ी वर्स्ट है। ठीक है, और एल्गोरिथम बी थोड़ी बेटर है इट्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि तुम बेटर वाले को चूज करोगे। दैट्स वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें हेल्प करती है कि हम कंपेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम को फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि कौन सी यूज़ करनी है। ऑब्वियसली वी विल यूज़ द बेटर वन। ठीक है, ऑल्सो ये हमें बताइए कि कैसे एक एल्गोरिथम लार्ज इनपुट साइज के लिए परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेट्स से अगर तुमने अभी एरे लिया जिसके अंदर लैक्स ऑफ एलिमेंट है, तो जो तुम एल्गोरिथम लगा रहे हो वो कितनी ऑप्टिमाइज है। क्या तुम लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हो टू सर्च एलिमेंट या फिर तुम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अभी तुमने पढ़ी नहीं है बट जब पढ़ोगे तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है, क्योंकि लीनियर जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, लीनियर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है, मतलब लीनियर टाइम में ट्रेवर्स करती है, जबकि बाइनरी सर्च बहुत ऑप्टिमाइज होती है। दैट्स वाई अगर तुम्हें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हम बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं वो हम जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, बट ऑलवेज बाइनरी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च की भी कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि जब सिर्फ शॉर्टेड एरे होता है तभी यूज़ कर पाओगे। अभी इस पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देन ये हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम चूज में हेल्प करती है, कंपेयर तो करने में हेल्प कर ही रही है,
ऑल्सो हमने क्या करा, जब हमने कंपेयर कर ली दो एल्गोरिथम, तो हमने क्या देखा, हमारी एल्गोरिथम बी वाली ज़्यादा बेटर थी। दैट्स वाई हम इजीली बी वाले को चूज़ करके आगे बढ़ गए। हमारा जो सॉल्यूशन था वो ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं टू द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब देखो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। जैसे हमारी मैथ्स में कुछ यूनिट्स होती है लाइक मीटर सेंटीमीटर, एंड देन साइंस में कुछ होती हैं लाइक डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टू कैलकुलेट और मेजर द फीवर या टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जिसमें से पहली आती है तुम्हारी बिग ओ। अब ये जो बिग ओ नोटेशन होती है ये ना अपर बाउंड के लिए होती है, मतलब ये जनरली तुम्हारा वर्स्ट केस सिनेरियो संभालती है। ऑल्सो इंटरव्यू में भी बिग ऑपरेशन ही पूछी आती है। ठीक है, थीटा और ओमेगा इतनी नहीं पूछी आती, जस्ट बिगो पूछी आती है, क्योंकि वो वर्स्ट केस संभाल रहे होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि तुम्हारी जो एल्गोरिथम है वो वर्स्ट केस में कितना एफिशिएंट परफॉर्म कर सकती है। देन थीटा आती है, थीटा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होती है, एंड इसका नोटेशन, इसका सिंबल ये होता है, ओ होता है, थीटा का ये वाला होता है, एंड फॉर ओमेगा ये बेस्ट केस संभालती है, बेस्ट केस सिनेरियो। अभी इसका एग्जाम समझेंगे आगे कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम तीनों को। ठीक है, अभी बस ये समझो तीन नोटेशन होती है। फर्स्ट वन इज बिग ओ, देन थीटा, देन ओमेगा। बिग ओ फॉर अपर बाउंड, थीटा फॉर एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड ओमेगा फॉर बेस्ट केस या लोअर बाउंड। ठीक है, अब चलते हैं या लोअर बाउंड या लोअर बाउंड। ठीक है, अब चलते हैं और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से। देखो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एंड दीज ऑल आर बिग ओ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेंट टाइम की। ये तो कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ऑफ वन यूज़ करते हैं, एंड ये तब होती है जब हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं या डायरेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डेटा यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम कितना लग रहा है। तो जनरली अगर हमें हमारा टाइम कांस्टेंट लग रहा है तो हम वहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट, इससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आता है लीनियर टाइम। अगर तुम्हें याद हो और तुमने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो जब हमने लीनियर सर्च करा था तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। देन आती है तुम्हारी लोगरिथमिक। लोगरिथमिक कब यूज़ होते हैं, एक जैसे लीनियर में ऑफ एन है, वैसे ही जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होगी। और ये बहुत ज़्यादा, बिग ऑफ log n का मतलब होता है जब आप सर्च स्पेस को डिवाइड करते चलते हो। ठीक है, एंड देन सर्च करते हो, तो जनरली बाइनरी सर्च में हम बिग ऑफ log n यूज़ करते हैं। देन आती है क्वाड्रेटिक। जब भी नेस्टेड लूप होता है तो नेस्टेड में हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर चलता है। देन अगर एक लूप के अंदर एक लूप के अंदर एक लूप, मतलब नेस्टेड 3 लूप्स होते हैं। जब नेस्टेड 2 लूप हैं तो ऑफ एन स्क्वायर होती है। जब नेस्टेड 3 लूप होते हैं तो तुम्हारी क्यूबिक हो जाती है। तो ये कुछ नोट हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, बट एक और बात मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी ये लेक्चर पूरा डेडिकेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ उतना है जितना भी हमने पढ़ा है एरे के बारे में, और जो आगे पढ़ने वाले हैं रिकर्जन तक, उसके लिए सफिशेंट है। ठीक है, बट जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे तो रिकर्जन के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी जितना सेल्फ सफिशिएंट है मैं उतना तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जितना तुमने अभी पढ़ा है और जितना तुम पढ़ोगे रिकर्जन तक उसके लिए सफिशिएंट है। तो जितना मैं करा रहा हूँ, कीप ट्रस्ट ऑन इट एंड पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सब समझेगा धीरे धीरे। ऑल्सो हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम पैटर्न भी समझेंगे, क्योंकि अभी इतना पढ़ा नहीं है तो इसलिए पैटर्न आए नहीं है। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद देखो, ये वो लेक्चर है जिसके बाद हमारे हाथ खुल जाएंगे। मतलब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे दिमाग को और हमारे कॉन्सेप्ट को खोल के रखेगा। ठीक है, हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज़ देखो टाइम लग सकता है, आई नो टाइम लग सकता है, 6-7 महीने और लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में, बट जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी होगी और जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होगी वो इतनी बेस्ट होने वाली है दैट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, और मतलब मज़ा आने वाला है तुम्हें। चलते हैं फिर समझते हैं आगे। ये हमारी क्वेश्चन थी। अब बात कर लेते हैं हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो अगर हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कांस्टेंट मतलब आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो एलिमेंट को। ठीक है, देन आती है तुम्हारी लीनियर, इसको हम बोलते हैं लीनियर। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आप ट्रेवर्स कर रहे होते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जैसे कि हमने लूप चलाया फ्रॉम 0th इंडेक्स टू
द nth इंडेक्स, तो वहाँ पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, लीनियर सर्च में भी लगती है। हमने कभी क्वेश्चन किया था रिसेंटली, फाइंड मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर में भी हमने दो लूप चलाए थे, तो वहाँ पे भी बिग ऑफ एन लग रही थी, ठीक है। देन आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। तुमने अभी रिसेंटली याद हो तो हमने क्वेश्चन किया था टू सम करके, जिसमें हम नेस्टेड लूप लगाए थे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो वहाँ पे हमारी ये क्वाड्रेटिक लीनियर और क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देन फिर हमारी वगैरह होती है, एंड ये बेटर है देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है, और ये बाइनरी सर्च में यूज़ होती है। ये कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारी जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज अपने प्रॉब्लम में उनके, ठीक है। एंड अब बात करें कि कौन सी बेटर है कौन सी वर्स्ट है, तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट, ठीक है। कैसे? जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये लाइन ऊपर जा रही है, वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं कि मतलब वर्स्ट होती जा रही है। कैसे? ये बेस्ट होती है क्योंकि कांस्टेंट है। इसके बाद तुम्हारी लोगरिथमिक आती है, देन लोगरिथमिक से थोड़ी कम अच्छी बिग ऑफ एन लीनियर होती है, देन एन log n होती है। ये तुम्हारी जनरली शॉर्टिंग एल्गोरिथम में लगेगी। देखो अभी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट रखो और समझो कि ये अभी देखो तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी उतना तुमने क्वेश्चन लगाए नहीं है, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम डिस्कस भी करेंगे। ये तो बस मैं तुम्हें यहाँ पे ये लेक्चर इसलिए लाया हूँ ताकि थोड़ा तुम फैमिलियर हो जाओ अबाउट दीज नोटेशंस, ठीक है। देन तुम्हारी क्वाड्रेटिक होती है ऑफ एन, उससे वर्स्ट तुम्हारी ऑफ एन क्यूब होती है, देन 2 की पावर n होती है। अच्छा ये जो होती है जनरली रिकर्जन में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूँ, जब हम रिकर्जन यूज़ करेंगे हम समझेंगे कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है रिकर्जन में, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है और कौन सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं जब रिकर्जन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम जनरली देखने वाले जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं वो यही होंगी, ठीक है। चाहे तुम्हारी कांस्टेंट हो, लॉगिक हो, लीनियर हो, देन ये तुम्हारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज़ होती है, मर्ज क्विक में। ये जब तुम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिखाओगे और तुम नेस्टेड लूप यूज़ करोगे दो, तो वहाँ पे तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। जब तुम 3 नेस्टेड लूप यूज़ करते हो तो तुम्हारा एक क्यूबिक वाला होता है, ठीक है। एंड यही सब नोटेशंस है जो हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आपने कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैलकुलेट करने के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला है कि तुम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करो, सेकंड वन इज हमेशा लोअर टर्म को इग्नोर करके चलो, मतलब हायर वाले को, जो ज़्यादा जितनी ज़्यादा जो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट है उसको पहले लेना है। देखो कैसे, लेट से हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि 2n² + 5n² है। अब ये हमारे कांस्टेंट है तो इनको करते हैं इग्नोर, तो ये बन के आएगा n² + n। अब हमेशा लोअर वाले को, मतलब जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है उसको इग्नोर कर दो। तो n को, क्योंकि n बेटर होता है, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ था ना ऊपर वाला, इसका मतलब था कि जो सबसे नीचे है ना वो बेटर है और बेस्ट है, और ऊपर चलते चलते थोड़ी कम होती जा रही है उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऑफ 1 से कम एफिशिएंट ऑफ log n है, उससे कम एफिशिएंट ऑफ n है, उससे कम एफिशिएंट ऑफ n log n है, देन उससे कम एफिशिएंट ऑफ n² है। तो ऑफ n बेटर है ऑफ n² से, दैट्स वाई बेटर वाले को इग्नोर करते हैं और बड़ी वाले को उठा लेते हैं। दैट्स वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनी ऑफ n²। इसकी क्या होगी? इसकी हो जाएगी ऑफ n²। क्यों? क्योंकि हमने छोटे वाले को, लोअर टर्म को, लोअर डिग्री को इग्नोर कर दिया। हमेशा हायर डिग्री को वो करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, सबसे पहले कांस्टेंट इग्नोर करना है, फिर लोअर डिग्री को इग्नोर करना है, तो हमारी ये बन के आएगी ऑफ n³, क्योंकि हायर डिग्री को हम वो करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्यूबिक बन गई, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक थी। देन ये कौन सी है? क्योंकि ऑफ n एंड ऑफ log n में कौन सी बेटर है? तो अगर देखें तो ऑफ log n जो है वो लोअर डिग्री है ना, n थोड़ी कम एफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, हायर डिग्री वाले को उठा लेंगे। देन यहाँ पे कांस्टेंट आए हैं ऑफ 100n + 20n, तो कांस्टेंट हटाओ और ये बनेगा ऑफ n + ऑफ n। एक और बात बताता हूँ, जब तुम एक लूप लिखते हो पहले, फिर दूसरा लूप लिखते हो और वो लूप भागते हैं, ठीक है, नेस्टेड नहीं है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो ऑफ n + ऑफ n हो जाएगी अगर तुम n टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे हो तो।
वहीं वैसे ही यहाँ पे क्योंकि 100n+20n था तो 120n नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट क्योंकि इग्नोर करेंगे तो ये बनेगा बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, तो ये बिग ऑफ 2n नहीं बनेगा, बन सकता है बट फिर वही वाली बात है कि हमें कांस्टेंट इग्नोर करना होता है, ठीक है। ऑल्सो हम इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर भी नहीं कर सकते क्योंकि बिग ऑफ एन स्क्वायर का मतलब होता है जब नेस्टेड लूप होते हैं, बट ये तो लीनियरली ट्रेवर्स कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, तो ये फाइनली ऑफ एन ही आ जाएगा, ठीक है। लोअर डिग्री को इग्नोर करेंगे, ठीक है, देन ये भी लोअर है तो सबसे जो हाईएस्ट है हम उसको उठा लेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ऑफ एन क्यूब। एक और बात, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी तुम निकाल रहे हो और डिवाइड में कुछ है कांस्टेंट ही है, इग्नोर कर दो तो ये बन जाएगी तुम्हारी लीनियर, ठीक है। यही हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने सोल्व करे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा अब तक कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे कौन सी किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, कौन सी बेस्ट होती है। ऑफ वन बेस्ट है क्योंकि कांस्टेंट है, देन तुम्हारी लोगन बेटर होती है, लोगरिथमिक वाली बेटर होती है, फिर लीनियर आ जाती है, देन एन लोगन आती है, उसके बाद तुम्हारी क्वाड्रेटिक आती है, देन तुम्हारी क्यूबिक आती है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम यूज़ करने वाले हैं जनरली, जो हम अप्रोच या अपने एल्गोरिथम लिखने वाले हैं आगे, वो इन्हीं में से किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। ये ग्राफ थे, तो अभी तक हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा है, समझा है कैसे होती हैं। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं और समझते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, जितना जैसा हमारा इनपुट साइज बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बेस पे हम देखते हैं कितना टाइम एग्जीक्यूट होने में लग रहा है। तो क्योंकि कांस्टेंट टाइम जब होता है तो सीधा हम करते हैं, ये हम ऑलरेडी ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे। ऑफ एन स्क्वायर थोड़ी हाई होती है, ठीक है, ये लीनियर है, सीधे जाती है, ये भी लोगरिथमिक थोड़ी बेटर होती है लीनियर से। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ी देर में करने वाले हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर होती है, बट इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कितना स्पेस ले रहे हो, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब एक बार इनको समझ लेते हैं। देखो कांस्टेंट टाइम का यानी बिग ऑफ वन का मतलब क्या होता है। बिग ऑफ वन का मतलब होता है कि जो तुम्हारा टाइम है वो तुम्हारे इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एरे ऑफ जीरो का एक्सेस करना चाह रहे हो तो क्या अगर तुम्हारे एरे में 10,000 एलिमेंट, तो क्या तुम्हें लास्ट तक ट्रेवर्स करना है? नहीं, तुम्हें सिर्फ पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है, जो कि तुम कर सकते हो। तो इस ऑपरेशन में हमको फन यानी कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे 10,000 एलिमेंट 1 लाख एलिमेंट हो, डजेंट मैटर, तुम सिर्फ सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। वहीं पे जो तुम्हारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। लेट्स से तुम्हारा एक एरे है, ठीक है, एंड जो एलिमेंट्स है, अब तुम्हें 1000 एलिमेंट को फाइंड करके लाना है, ठीक है, ट्रैवर्स करना है और सर्च करना है एलिमेंट को, किसी टारगेट को सर्च करना है, और वो टारगेट हमारे लास्ट इंडेक्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे, क्योंकि लीनियरली ट्रैवर्स करते हो तो हम 0th इंडेक्स से चलेंगे और हम पहुंचेंगे n-1 तक, लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे। तो इसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ n लगती है। क्यों? क्योंकि तुम लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे होते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो और ये तुम्हारे इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा साइज 1000 था तो 1000 बार ट्रेवर्स करोगे, 1000 ब्लॉक को ट्रेवर्स करोगे। तुम्हारा साइज 1 लाख होगा, ठीक है, 1 लाख होगा तो तुम 1 लाख ब्लॉक को ट्रेवर्स करोगे। तो दैट्स वाई लीनियर टाइम में तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इनपुट पे भी डिपेंड करती है। फिर आता है क्वाड्रेटिक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक का मतलब लूप होते हैं, एक लूप के अंदर एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक लूप चलाया i0 से लेकर n तक और i++, वहीं पे तुम एक और लूप चला रहे हो जो j0 से चल रहा है और j<n-1 तक चल रहा है, लेट्स से j++। तो यहाँ पे होगा क्या, तुम एक एलिमेंट को फिक्स रखते हो, सिंपल सी बात है, और दूसरे को ट्रेवर्स करने में हेल्प करते हो पूरे एरे को, बट 2 बार तुम ट्रेवर्स कर रहे हो। दैट्स वाई नेस्टेड लूप में तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्वाड्रेटिक हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर 3 नेस्टेड लूप होंगे तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यूबिक हो, ठीक है। अच्छा, हमने अभी लोगरिथमिक की बात करी। देखो लोगरिथमिक में होता क्या जनरली, तो बेसिकली लोगरिथमिक में जो तुम्हारा सर्च स्पेस होता है वो डिवाइड हो जाता है बाई 2 से, ठीक है, और कंटिन्यूसली होता है। दैट्स वाई जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत बेटर हो जाती है लीनियर वाली से, ठीक है, क्योंकि तुम हर स्टेप में अपने सर्च स्पेस को डिवाइड कर रहे हो बाई 2। अच्छा, रिकर्सिव की हम अभी बात नहीं कर रहे, जो कि 2n या फिर n फैक्टोरियल होती है, वो जब देखेंगे जब हम रिकर्जन सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। यही था, एंड चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सोल्व कर रहे हैं उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करके आते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो अगर हमने सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से।
क्योंकि हम कर क्या रहे थे, अपने एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल द एंड, टिल द लास्ट इंडेक्स। दैट्स वाई हमें क्या टाइम लगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई लीनियर। लीनियर मतलब बिग ऑफ एन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक ब्लॉक को ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। दैट्स वाई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी लीनियर, ठीक है। वहीं पे अगर हम मैक्स एलिमेंट को निकालने को देखें तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टिल द लास्ट इंडेक्स तक। दैट्स वाई हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया है, तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो बिग ऑफ एन हुई। अगर तुम चाहते हो तुम अपने कोड में जाके लिख सकते हो दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हो। सम वाले में हमने क्या करा, अगेन वही वाला काम करा, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं, तो लीनियरली ट्रेवर्स कर रहे हैं। दैट्स वाई इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब लूप्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमने फोर लूप में कुछ करा होगा। ओके, यहाँ पे भी हमने वही लीनियरली ट्रेवर्स करा है, यहाँ पे भी हमने लीनियरली ट्रेवर्स करा है, तो आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बैठेगी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने करे हैं जो थोड़े लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे करें, तो वहाँ पे चल के देखते हैं। इसमें तो क्योंकि सब में लीनियर ही है, तो अब देख लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन जो हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने एक आउटर लूप चलाया जो एक एलिमेंट को फिक्स रखेगा, मतलब एक इंडेक्स पे फिक्स रहेगा, एंड देन जो तुम्हारा इनर लूप था, जे वाला लूप था, वो बाकी के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करा रहा था। तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो ये नेस्टेड लूप है। अगर तुम्हारा नेस्टेड लूप तुम्हें दिखता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने करा क्या कि एक इंडेक्स पे आई वाले वेरिएबल को फिक्स रखे, जे को पूरा एन तक ट्रेवर्स कराया है, ठीक है। तो अगर ऐसे तुम कर रहे हो तो एट द एंड तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। आई अब तुम्हें समझ में आया। वहीं पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बस हमने करा क्या है, सिंगल लूप में ट्रेवर्स कर लिया अपने पूरे एरे को। दैट्स वाई हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर बैठेगी, यानी ऑफ एन रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हमने निकाली। अब हम समझने वाले हैं अपने कॉन्स्टेंट्स को देख के कैसे पता लगाएं कि कौन सा हमारा जो लॉजिक है, जो हम यूज़ करने वाले हैं, अपनी जो एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं, वो कितनी ऑप्टिमाइज है, या फिर हम एक प्रॉब्लम होती है TLE, टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं वो देखते हैं। चलो फिर समझते हैं। तो पहले देख लो कि तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो रूल हैं, कॉन्स्टेंट्स और लोअर डिग्री को इग्नोर करो, ठीक है, हायर वाली को ले लो। देन हमने यहाँ पे सीखा कैसे जब कोई भी मेमोरी सीधा तुम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो तो तुम्हारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। देन बाइनरी सर्च में तुम्हारी लॉगरिथमिक लग रही थी। अगर तुम लीनियरली ट्रेवर्स कर रहे हो पूरे एरे को तो तुम्हारी ऑफ एन लगती है, बिग ऑफ एन लगती है, ठीक है। एंड अगर तुम नेस्टेड लूप यूज़ करते हो, जो कि तुमने अभी देखा टू सम वाले प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे हमारी ऑफ एन स्क्वायर लग रही थी, ठीक है। अब देखो ये तो बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड आई होप अगर आज के बाद जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं तुम्हें बोलूंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, तो तुम उतना हेजिटेट नहीं करोगे, तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है समझ में आता है, इतना हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और कैसे निकलती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ एक प्रॉब्लम होती है TLE, वो कैसे हम उसको उससे बच सकते हैं। तो देखो, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे देखो TLE क्या है। TLE का प्रॉब्लम है, अगर तुमने अपनी एक ऐसा लॉजिक लिखा है जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेकार, मतलब तुम्हारी उस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही वर्स्ट है और वो हैंडल नहीं कर पाएगी तुम्हारा जो तुमने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं। दैट्स वाई एक प्रॉब्लम आती है टाइम लिमिट एक्सीड। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारा जो एल्गोरिथम तुमने लिखी है वो उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारा भी हम देख के आए थे वहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे एक कॉन्स्टेंट करके चीज़ें थी, मतलब सेट ऑफ रूल जो हमें फॉलो करने हैं। तो हमेशा तुम्हें ये होता है। अब इससे कैसे देख सकते हैं और कैसे बच सकते हैं TLE से, समझते हैं। देखो, हमेशा एक रूल याद रखना जिसको हम बोलते हैं थम्स रूल, ठीक है। यहाँ पे हमारा n का साइज होगा, ठीक है। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे इनपुट साइज के चेंज होने पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे कोड की बन रही है, ठीक है, कितना वो टाइम कंज्यूम ले रही है टू एग्जीक्यूट दैट। देखो, अगर तुम्हें कहीं पे भी दिखे कि 1 जो तुम्हारा n है वो ग्रेटर देन है 1 से बट लेस देन है 10 की पावर 5 से, तो इसमें हमेशा जो तुम
जो तुम्हारे एल्गोरिथम में जो तुम अप्रोच लिख रहे हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हद से हद, देखो क्योंकि हम ओ यूज कर रहे हैं, बिग ऑफ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वर्स्ट केस। तो हद से हद वर्स्ट केस में ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, इससे बुरी नहीं जानी चाहिए। कि अभी हम ऊपर एक चार्ट के आ चुके हैं यहाँ पे ये वाला, तो जो बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन लोग ये वो बेटर होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर से। यानी इसका मतलब ये है कि तुम अगर तुम्हारे पास कांस्टेंट देखा, मतलब तुम्हें कांस्टेंट बताया गया है कि जो एन है वो लेस देन 10⁵ होना चाहिए, तो तुम उसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं लगा सकते। ओ ऑफ एन स्क्वायर से बेटर ही लगाओगे, या तो ओ ऑफ एन लगा लो या फिर ओ ऑफ एन लोग एन लगा लो, ठीक है। देन अगर तुम्हारा एन वो 10⁶ है तो तुम ओ ऑफ एन या ओ ऑफ एन लोग एन में से लगा सकते हो, इसमें तुम्हारा टीएलई नहीं आएगा, ठीक है। देन 4 तुम ओ ऑफ एन स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फिर भी मे भी रहता है। देन ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं। वर्स्ट केस मतलब देखा जाए तो इनसे बुरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि बिग ऑफ का होता है ये अपर बाउंड डिनोट करती है। अपर बाउंड का मतलब होता है कि तुम वर्स्ट केस में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब इससे बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अप्रोच की, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो इनपुट साइज है वो लेस देन 2000 है, यही यूज़ कर सकते हो, इससे बुरी मत करना। लिमिटेड है, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो इनपुट साइज है उसके बेस पे तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे वर्स्ट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। देन ये अगर तुम्हारा जो इनपुट साइज है वो लेस देन 10 है तो ओ ऑफ एन फैक्टोरियल या ओ की पावर एन, ओ बिग ऑफ एन की पावर 6 तक होनी चाहिए। मतलब इससे बेटर है तो ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर तुम्हें इनसे बेटर अप्रोच मिल गई है तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर तुम इससे बेटर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इससे वर्स्ट भी मत जाना। अगर तुम इससे वर्स्ट के पास गए तो तुम्हारा टीएलई आ जाएगा, यानी तुम्हारा कोड सारे टेस्ट केस पास नहीं हो पाएंगे। तो ताकि तुम्हारा कोड, तुम्हारा लॉजिक सारे टेस्ट केस पास कर ले, हमेशा इस वाले चार्ट को याद रखना कि अगर इनपुट साइज लेस देन इक्वल टू 10⁵ दे रखा है तो तुम्हें ये वाली अप्रोच लगानी है, बेस्ट होंगी, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है, बट इससे वर्स्ट नहीं जानी चाहिए। इसमें तुम ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे लेफ्ट साइड में कांस्टेंट दे रखा है 1, एन जो है वो ग्रेटर टू एन है, 1 है, एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10⁵ है, तो तुम इसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर मत लगा के आ जाना, टीएलई मार जाएगा। क्योंकि उसमें साफ बता रखा है कि तुम एक सेफ जोन में रहोगे अगर तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो ओ ऑफ एन है या फिर ओ ऑफ एन लोग हैं। तो इसको देख लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है। देन अब हमने इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ लिया है कि अगर मैं तुम्हें कल को, जो आज के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे टिल रिकर्जन, वहाँ पे जब अगर मैं तुमसे कहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, तो तुम्हें समझ में आएगा हाँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, ठीक है। मतलब ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करके किसी तरह बिग ऑफ एन पे लेके आना है, ठीक है। या अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब है तो कैसे हम इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर पे लेके आ सकते हैं और फिर कैसे हम इसको बिग ऑफ एन पे लेके आ सकते हैं। यही चीज़ थी जब मैं पिछले क्वेश्चन से बोलता था कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है या ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। तो ब्रूट फोर्स मतलब जिसके पास खतरा होता है टाइम लिमिट एक्सीड कराने का, और ऑप्टिमाइज मतलब जो बड़ी ही आसानी से हमारी जो एल्गोरिथम या लॉजिक जो हमने लिखा है वो आसानी से सारे टेस्ट केस पास कर ले, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज होती है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम किसी लेट से हमने 2 सम क्वेश्चन किया था और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, 2 नेस्टेड लूप यूज करते। अगर हमें उसे ऑप्टिमाइज करना है, ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम हैश मैप का यानी हैशिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो इससे बेटर आ जाए, ठीक है। आगे समझेंगे, जब हम हैश मैप देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे हम अपने लॉजिक को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यही था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं जल्दी से एक बार देख लेते हैं अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड फिर इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। उसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे आने वाले टाइम में वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर होंगे, एरे, स्ट्रिंग, एंड पे जितनी बार मैं तुमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूंगा आई होप तुम्हें पता हो एंड तुम्हें समझ में आए। ये लेक्चर का पर्पस यही था कि तुम्हें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बार बार ये क्या आ रहा है और ये है क्या, ठीक है। अब चलते हैं और समझते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। चलो देखो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या था कि तुम्हारे इनपुट साइज के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है कि तुम्हारी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाए, रन हो जाए। वैसे ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है सिंपली कि कितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी या तुम्हारी एल्गोरिथम ले रही है ताकि वो रन हो सके बेस्ड ऑन योर इनपुट साइज,
ठीक है। तो रिलेटिव टू द इनपुट साइज तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो कितना एक्स्ट्रा मेमोरी कितना मेमोरी यूज कर रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ज़्यादा डेफिनेशन भी नहीं आते, समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये जो चीज़ें इंक्लूड करता है वो है, सबसे पहले तो तुम्हारे वेरिएबल्स कितना मेमोरी लेते हैं, क्या कांस्टेंट मेमोरी लेते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी लेते हैं, ठीक है। लीनियर मेमोरी लेते हैं, अगेन वही वाली बात है, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो कितनी मेमोरी जाती है, ठीक है। अगर तुम रिकर्जन यूज़ कर रहे हो, अगेन रिकर्जन का हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रिकर्जन के बारे में समझेंगे, अभी बस इसके बारे में देख लेते हैं। देखो एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि देखो हमें पता है मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करते हो, एल्गोरिथम तुमने लिखी है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करती है, तो जो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं वो क्रैश कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ता है, एक ऐसे एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ती है जो एफिशिएंट हो स्पेस के टर्म्स में भी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, बट अगर वो ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रही है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब कंपोनेंट समझते हैं कि हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं। चलो देखो, हमेशा याद रखना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो फिक्स्ड स्पेस यूज़ करते हैं, यानी वो फिक्स्ड स्पेस लेते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो वेरिएबल स्पेस यूज़ करते हैं, मतलब उनका पता नहीं है वो कितना स्पेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। देखो हमने अभी तक वेरिएबल्स बनाए, अब तुम्हें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारे सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं तुम्हारे इनपुट साइज पे, दैट्स वाई उनका जो स्पेस होता है, वो जो स्पेस लेते हैं वो कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। अब इसको समझेंगे। एंड जितने भी तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि तुमने कोई ऐसा दूसरा एरे ले लिया है जिसका जो साइज है वो मतलब फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस, ठीक है। अब देखो दो तरह के स्पेस भी होते हैं, एक होता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्पेस, एक होता है तुम्हारा इनपुट स्पेस। जैसे कि अगर सिर्फ वेरिएबल के द्वारा मेमोरी यूज करी गई है, ठीक है, उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि कितनी ही मेमोरी यूज कर लोगे। बट जो मेमोरी तुम्हारे ऑक्सिलरी स्पेस के द्वारा जो तुम्हारी ऑक्सिलरी स्पेस होती है, ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है कि तुम्हारी जो एल्गोरिथम है अगर वो कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ऑक्सिलरी स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। देखो ऐसे समझो, अगर लेट से तुमने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल्स टू, हमें पता है हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो मेमोरी में एक जगह लेके बैठा है जिसके अंदर 5 डेटा है, तो ये फिक्स है, इस वजह इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, समझ में आता है। वहीं पे अगर हम एक डेटा स्ट्रक्चर ले लें एरे, बट इसका साइज भी फिक्स है कि 10 साइज का एरे है, इसके अंदर 10 ब्लॉक्स होंगे, तभी भी उसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 ही होगी, बिग ऑफ 1 ही होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। हमें पता है इसका जो साइज है वो फिक्स है, ठीक है, वो वेरी नहीं कर रहा। दैट्स वाई इनका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है, फिक्स मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई इनकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और ऐसे भी देख सकते हैं, लेट्स से हमने एक फंक्शन लिखा, हमें सम कराना है, हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इंट ए इंट बी। हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं
जिनके अंदर हम a प्लस बी करते हैं और हम रिटर्न करते हैं c को। ठीक है, देखो कितने वेरिएबल यूज हुए, 3 ही तो वेरिएबल यूज हुए, यानी फिक्स वेरिएबल है, तो ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। अब चलते हैं फिर एक्स्ट्रा स्पेस कब लगता है। हमेशा याद रखना तुम्हारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तब बढ़ती है जब तुम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो जिसका होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि तुमने एक एरे यूज कर लिया है इस बार, और एरे का साइज बार n है, जो डिपेंड करता है इनपुट साइज पे। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारा n इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा साइज भी इंक्रीज होगा, मेमोरी भी उतनी ही ज़्यादा यूज होगी। तो बिगर द इनपुट मोर द मेमोरी यूज्ड। ये जितना ज़्यादा तुम्हारा इनपुट होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी यूज होगी। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो एरे ऑफ एक एरे जिसका साइज n है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगी, यानी लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो साइज है वो n टाइम्स है, मतलब हमें नहीं पता कितना होगा, फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। अगर वेरी कर रहा है, अगर डिफरेंट हो सकता है, जितनी ज़्यादा इनपुट के बेस पे तुम्हारी मेमोरी चेंज हो सकती है, दैट्स वाई हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम 2D एरे की बात करें, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, बट लेट्स से 2D एरे ऐसे बनता है। तो अगर 2D एरे की साइज कुछ ऐसी है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आता है? अभी जब आगे पढ़ेंगे और थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करा करेंगे, उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीपिंग इट इन प्रायोरिटी समझा करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो, अगर तुमने एक साइज यानी सिंपल कोई वेरिएबल्स यूज़ करा है या एरे भी यूज़ करा है विद फिक्स साइज, तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। बट अगर तुम कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो जिसका साइज जो है वो फिक्स नहीं है, देन तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से तुम्हें एक क्वेश्चन सोल्व करना है, तुम्हें एरे करना है। अब तुम्हारे पास n एलिमेंट है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक एरे है n। तुमने एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया, लेट्स से तुमने स्टैक यूज कर लिया। ठीक है, तुम अपने एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर डाल दोगे और जब इससे निकालोगे तो वो रिवर्स होके आएंगे। ठीक है, अभी इतना मत सोचो कि स्टैक क्या है। स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफ ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और रिवर्स ऑर्डर में देता है तुम्हें आउटपुट। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि तुमने एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया है, क्योंकि तुम्हारा साइज n था, फिक्स साइज नहीं था, तो दैट्स वाई तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि तुमने दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या थी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर थी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट थी? क्योंकि तुमने वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया था। वहीं अगर उसमें हम हैशिंग यूज करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n हो सकती है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो भी बिग ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि तुम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। ठीक है, तुम ज़्यादा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हो टाइम को सेव करने के लिए। तो दैट्स वाई अगर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करी है तो तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आता है? ठीक है, तो अगेन सिंपल टर्म्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जब तुम कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी यूज। ठीक है, तुम्हारे जो एल्गोरिथम है कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी यूज कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, यानी तुम्हारे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा इनपुट जो है, जितना तुम्हारा इनपुट वेरी होता रहेगा उतना तुम्हारी जो साइज है वो भी चेंज होता रहेगा। दैट्स वाई तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यही था, आज हमने स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करी। कब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, और कब वेरी करती है, हमने इसके बारे में समझा। हमने उससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी समझा, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं ये हमने ये भी समझा। देन कौन से केस में हमें ध्यान रखना है, कब हमारा जो साइज, इनपुट साइज कितना है, जिसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमें कौन सी लगानी, जो यानी TLE आने से
यानी टाइम लिमिट एक्सीड आने से हमें और सारे टेस्ट केस इजीली पास हो जाए। ठीक है, हमने कांस्टेंट के बारे में सीखा, कैसे कांस्टेंट को देख के हम पता हैं कि कौन सी ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ करनी है। इसको याद कर लेना, आगे बड़ा काम आएगा। देन फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा। अच्छा, ऊपर हमने ग्राफ भी समझे थे, देखो यहाँ पे हमने इनको सोल्व भी किया था और हमने यहाँ पे ग्राफ भी देखे थे, किसका कौन सा कैसे बन रहा है, कौन सी ये जो होती है ना, ये ऐसे मान लो कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और ये लीस्ट कॉम्प्लेक्स होती है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स। अगर तुम सीधे डायरेक्टली एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो एरे के, तो वहां पे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 लगती है। ठीक है, अगर तुम उस पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हो तो ऑफ n लग जाती है। तुम एरे को डिवाइड कर रहे हो बाई 2 तो ऑफ log n लग जाती है, जो कि हम बाइनरी सर्च में देखेंगे अभी। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, एंड हमने काफ़ी कुछ सीखा आज के लेक्चर में। तो यही था। अब बस यही बात ध्यान रखना कि जो हमारी एल्गोरिथम होनी चाहिए वो सिर्फ टाइम एफिशिएंट नहीं बल्कि इस एफिशिएंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तुम्हारा जो इंटरव्यूअर होगा वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई इसको पता है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ये जो अप्रोच लेके आ रहा है, ये जो एल्गोरिथम लेके आ रहा है, इसको पता है कैसे कम मेमोरी में एंड कम टाइम के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और आज के आने वाले लेक्चर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। हम थोड़ा एडवांस बढ़ने वाले हैं, पैटर्न के साथ समझेंगे कैसे कब 2 पॉइंटर यूज़ करना है, कब स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम यूज़ करनी है। ठीक है, कब हैश मैप यूज़ करना है। मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा हैशिंग का, ताकि जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम हैश मैप लगा सकें बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग। तुम्हें समझ में आया, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो और अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, एंड बताओ कितना समझ में आया, क्या समझ नहीं आया। ठीक है, फिर कोडिंग करते रहो, समझते रहो चीज़ों को, ड्राई रन करते रहो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।